आज हम मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। There are such 12 modern techniques: management by objective, management by exception, strategic management, productivity management, technology management, management information system, management of changes, management of struggle, operational management, management of knowledge, system approach, and 12th one is contingency or conjunction approach. इन 12 तकनीकों में से हम जो हमारे सिलेबस में 3 टेक्निक हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। इन तकनीक को हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी यह 3 तकनीकी हैं। तो हम उसको विस्तार पूर्वक आज इन 3 तकनीकों को देखते हैं। हम शुरू करते हैं पहली तकनीक MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके जो पॉपुलर नेम है, द अदर पॉपुलर नेम ऑफ दिस टेक्निक आर मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, परिणामों द्वारा प्रबंध। सेकेंड, गोल मैनेजमेंट, लक्ष्य द्वारा प्रबंध। प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। फोर्थ, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवोल्यूशन, इसको पॉपुलरली प्राइड भी बोलते हैं। और फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्निक, OST। तो हम देखते हैं कि ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध है क्या है। MBO इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो MBO है क्या? एक परिणाममुखी तकनीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसॉफी है, जिसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार, डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट के अनुसार मैनेजमेंट प्रोसेस का या मैनेजमेंट का काम किया जाता है। इसके बाद जो एक और डेफिनेशन कहते हैं, या इसका एक और अर्थ जो हम समझ सकते हैं, समझने के लिए वो अर्थ यहाँ और दिया गया है। द टर्म MBO रिफर टू अ फॉर्मल प्रोसीजर इन विच ईच मैनेजर at every level and his immediate superior manager jointly set them goal which the subordinate manager is expected to attain in the upcoming short period। तो MBA क्या है? एक फॉर्मल प्रोसीजर है, और इस फॉर्मल औपचारिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हर मैनेजर को, ईच मैनेजर एट एवरी लेवल, हर स्तर पर, एंड हिज इमीडिएट सुपीरियर मैनेजर, और उसके जस्ट ऊपर काम करने वाला सुपीरियर मैनेजर, दोनों मिलके, मतलब सबऑर्डिनेट मैनेजर और सुपीरियर मैनेजर दोनों मिलकर अपने विभाग के या अपने लिए यह कहते हैं गोल सेट करते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट मैनेजर को एक शॉर्ट पीरियड में अटेंड करने होते हैं। ये है MBO। तो MBO कुल मिला के हम क्या कहेंगे? MBO एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट मैनेजर के साथ मिलके गोल तय करता है और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाता है। यह है MBO। अब MBO को समझने के बाद हम कोशिश करते हैं इसके नेचर को भी समझे। नेचर ऑफ MBO, इट इज़ फंक्शनल अप्रोच, क्रियात्मक अप्रोच है ये। सेकेंड, इट फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप देयर गोल एंड नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो ध्यान है, इसका जो केंद्र बिंदु है, वो क्या है? लक्ष्य निर्धारण, नहीं कि उन लक्ष्यों को इम्प्लीमेंट करना, उस लक्ष्यों को लागू करना, उससे इसका लेना नहीं, लक्ष्य निर्धारण इसका उद्देश्य। और तीसरा, इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, परिणाममुखी अप्रोच है ये, परिणाममुखी अवधारणा है। तो ये नेचर ऑफ MBO। इस नेचर ऑफ MBO के साथ साथ अब हम देखते हैं इसके जो मुख्य एडवांटेज है। तो 3 स्तर पर हम एडवांटेज को समझेंगे। पहला है एडवांटेज ऑफ MBO टू सुपीरियर, दूसरा है एडवांटेज ऑफ MBO टू सबऑर्डिनेट, और तीसरा अगले पृष्ठ पे आएगा एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक सुपीरियर या अपने उच्च अधिकारी को क्या लाभ देता है, ये देखते हैं। इट फैसिलिटेट गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट, इसके माध्यम से उच्च अधिकारी
अपने अधीनस्थ को गाइड कर सकता है, निर्देशित कर सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड अ बेस और साइड फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। इसके माध्यम से सुपीरियर अपने अधीनस्थ की परफॉर्मेंस, कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। तीसरा, बाय एमबीओ सुपीरियर कैन मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। एमबीओ के माध्यम से सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अभिप्रेरित कर सकता है कि सबऑर्डिनेट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। फिर है एमबीओ हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द इंडिविजुअल एफर्ट विद ग्रुप एफर्ट, यूनिफाइंग द इंडिविजुअल गोल विद डिपार्टमेंटल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन बेटर मैनर। एमबीओ के माध्यम से एक इंडिविजुअल गोल को डिपार्टमेंटल गोल के साथ मैच किया जा सकता है, ताकि डिपार्टमेंटल गोल और इंडिविजुअल गोल एक होकर एक यूनिफाइड गोल को अचीव किया जा सकता है, उसको प्राप्त अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये 4 एडवांटेज हमने देखे हैं सुपीरियर के लिए। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट के लिए क्या एडवांटेज है। एमबीओ, एडवांटेज ऑफ एमबीओ टू सबऑर्डिनेट। फर्स्ट, as each employee know about his specific goal and how to achieve it, its achievement become easy for them। हर व्यक्ति को ये पता होता है, हर एम्प्लॉय को ये पता होता है कि मेरे गोल क्या हैं, मेरे स्पेसिफिक गोल क्या हैं। और जब उसको ये पता है कि मेरे स्पेसिफिक गोल क्या हैं, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए लग जाता है। It enhances job satisfaction of employee by providing their participation in management। मैनेजमेंट में उनके पार्टिसिपेशन से, उनकी सहभागिता से जॉब सेटिस्फेक्शन, कार्य के प्रति संतुष्टि बढ़ती है। तीसरा, इट एनकरेज एंड मोटिवेट सबऑर्डिनेट टू वर्क मोर। यह सबऑर्डिनेट को अभिप्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। एमबीओ एनकरेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल अमंग द सबऑर्डिनेट, दस रिड्यूस कंट्रोल बाय सुपीरियर। ये सुपीरियर के कंट्रोल को कम करता है, सुपीरियर का नियंत्रण कम हो जाता है, क्योंकि एमबीओ के माध्यम से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। और वो उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? अधीनस्थ और सुपीरियर दोनों मिलके। अब सुपीरियर को कुछ करना नहीं पड़ता है, सबऑर्डिनेट सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे द्वारा निर्धारित गोल प्राप्त करने हैं। तो एमबीओ एनकरेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल अमंग द सबऑर्डिनेट, दस रिड्यूस कंट्रोल बाय सुपीरियर। इसके बाद फिफ्थ है एनकरेजेस इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया, एनहांस द क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। इसके माध्यम से क्या होता है? क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मकता बढ़ती है। क्योंकि एमबीओ के माध्यम से हम अधीनस्थों को प्रेरित करते हैं कि वह रचनात्मकता, नवाचार लेकर आए, और जब वो रचनात्मकता और नवाचार लेकर आते हैं तो सृजनात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। फिर है इट डेवलप्स कोऑर्डिनल रिलेशनशिप between superior and subordinate, as the subordinate has to maintain continuous interaction with his superior। subordinate और superior में अधीनस्थ व अधिकारी के अंदर आत्मीयता, आपसी रिलेशनशिप बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट को बार बार सुपीरियर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, अपने उद्देश्यों को पूरा होते ही उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, और इस इंटरेक्शन से आत्मीयता बढ़ती है। तो ये हमने एडवांटेज ऑफ एमबीओ देखें, किसके लिए? सुपीरियर के लिए और सबऑर्डिनेट के लिए। अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेज और बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। एमबीओ के एक संस्था के लिए क्या लाभ हैं उसको हम देखेंगे। पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रभावशाली प्रबंधन। देखो, अगर हम प्रबंध को जानते हैं
तो इन बिंदुओं को रटने की जरूरत नहीं है, इनको हम याद कर सकते हैं। प्रबंध के कार्य के आधार पर ये बिंदु बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। आपको प्रबंध शब्द याद रखना है और प्रभावशाली शब्द याद रखना है, बाकी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रभावशाली प्रबंध। अगला है इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल, ऑर्गेनाइजिंग किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। एनकरेज कमिटमेंट, एनकरेज का दूसरा नाम क्या है? मोटिवेशन, तो इससे भी ये काम होता है। और पांचवा फंक्शन वापस आ गया फैसिलिटेट कंट्रोल। तो ये आदेश से ऊपर तो इसमें क्या है? फंक्शन है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग भी लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, कंट्रोलिंग भी आप ये है ही इसमें लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन भी इसमें आप अगर आप चाहो तो इसमें बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले से हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एमबीओ सर्व एज अ मीन्स टू डेवलप मैनेजरियल स्किल्स and to improve the performance of manager. By applying this technique, manager can easily achieve the goal of their organization at minimum cost and resources. इस तकनीक को अपना के एक प्रबंधक बड़ी आसानी से कम कीमत पे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बड़ी ही कम कीमत पे, बड़े कम रिसोर्स यूज़ करके, संसाधन कम यूज़ करके अपने लक्ष्यों को और संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक है एमबीओ। इफेक्टिव प्लानिंग, एमबीओ प्रोग्राम प्रोवाइड बेटर एंड शार्प प्लानिंग बाय क्लियरली स्टेटिंग द गोल, डेवलपिंग एक्शन प्लान एंड फिक्सिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमबीओ प्रोग्राम क्या कर रहा है? बेटर एंड शार्प प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम बेटर और शार्प प्लान कर रहे हैं तो हम हमारे गोल को, अपने एक्शन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। तो एक प्रबंधक बड़ी आसानी से अपने लक्ष्यों को, अपने जो एक्शन प्लान है, अपनी जो योजनाएं हैं और अपनी जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह बड़ी आसानी से कौन कर सकता है? एक प्रबंधक कर सकता है। एक संस्था अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। तो दो चीज़ें हमने अभी तक देखी, एक तो एफिशिएंट मैनेजमेंट और दूसरा इफेक्टिव प्लानिंग। अब हम तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं, क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल। अकॉर्डिंग टू वहीरिच एंड कूंज, एमबीओ फोर्सेस मैनेजर टू क्लैरिफाई ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड स्ट्रक्चर। एमबीओ क्लियरली स्टेट दैट द ऑर्गेनाइजेशनल रोल, स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। कुल मिला के यहाँ यह कहना चाह रहा है कि एमबीओ के माध्यम से हम हमारे संगठन का जो कार्य है वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एमबीओ भूमिका निर्धारण करने में, ऑर्गेनाइजेशनल रोल इस्टेब्लिश करने में मदद मिलता है। एमबीओ मदद करता है कि हम ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकें। एमबीओ के माध्यम से हम जवाबदेहिता फिक्स कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए एमबीओ के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल रोल के अंदर क्लियरिटी आ सकती है। फिर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एनकरेजेस कमिटमेंट। किसके अंदर कमिटमेंट? एमबीओ क्रिएट्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स देयर वर्क एंड देयर गोल। अंडर एमबीओ ईच एम्प्लॉय gets clearly stated goal to be achieved and action plan to accomplish the objective, therefore he is committed to achieve the set objective। तो MBO के माध्यम से हमने क्या किया? MBO के माध्यम से हमने एम्प्लॉय को बता दिया कि तुम्हारे कार्य क्या हैं, तुम्हारे लक्ष्य क्या है जिसको तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हारे लिए क्या एक्शन प्लान है, ये हमने क्लियरली बता दिया। क्या क्या क्लियरली बता दिया? हमने उनके गोल क्लियरली बता दिए, हमने उनके एक्शन प्लान क्लियरली बता दिए, हमने एक तरीके से उनके अंदर कमिटमेंट फिक्स कर दिया कि तुम्हें तुम्हारे ये लक्ष्य या ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं। तो एनकरेजेस कमिटमेंट। और चौथा, फैसिलिटेट कंट्रोल। बिकॉज ऑफ एमबीओ इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एम्प्लॉय, goals, plan, program and progress of work as performance evaluation is made after a fixed time period। तो एमबीओ का काम यही नहीं है कि अपन ने ये सब उद्देश्य तय कर दिए अब सो जाओ। उद्देश्य या लक्ष्य इसलिए तय किए हैं कि कार्य के अंत में
हम क्या करें, उन लक्ष्यों को की प्राप्ति का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें। और इसलिए हम क्या करते हैं, एमबीओ के अंदर हम एक बार लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और फिर लक्ष्य निर्धारण के बाद हम प्रयास करते हैं कि जब कार्य ख़त्म हो जाए तो उसका इवैल्यूएशन करें, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें। इसलिए क्या हो जाता है, बड़ी आसानी से हम कंट्रोल, नियंत्रण पा सकते हैं। तो अब आज इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, हमने इस तकनीक के अंदर ये देखा कि एमबीओ को याद करना, ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज को याद करना बहुत सरल है। प्रभावी प्रबंध, एफिशिएंट मैनेजमेंट एक याद करना है। एफिशिएंट मैनेजमेंट जैसे ही आप याद करें, फंक्शन याद कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। पहला फंक्शन प्लानिंग, तो इफेक्टिव प्लानिंग। दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तीसरा फंक्शन आप डायरेक्शन भी ले सकते हो, आपको कमिटमेंट याद आ जाए तो कमिटमेंट ले लो, है ना। तो चौथा फंक्शन कंट्रोल, फैसिलिटेट कंट्रोल। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। तो बेनिफिट और एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। इसके बाद हम इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। पहली है डिफ़िकल्ट ऑफ सेटिंग गोल, लक्ष्य निर्धारण करना एक कठिन कार्य होता है इस तकनीक के माध्यम से। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, समन्वय की प्रॉब्लम रहती है, समन्वय की समस्या रहती है। तालमेल बिठाने की समस्या, किसके अंदर तालमेल, कर्मचारी, अधीनस्थ, कर्मचारी कह दो या अधीनस्थ कह दो, और सुपीरियर के बीच में तालमेल बिठाने की, प्रबंधक कर्मचारी के बीच में तालमेल बिठाने की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में तालमेल बिठाने की समस्या रहती है। और ये इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारित कर लिए और परिस्थिति बदल गई। जैसे अभी इस पेंडेमिक में कई संस्थाओं की परिस्थिति बदल गई, पर हमने फ्लेक्सिबल नहीं है। उद्देश्य अगर निर्धारित कर दिए तो हमें किसी भी कीमत में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के पीछे लगना पड़ेगा। उद्देश्य बार बार बदले नहीं जा सकते हैं, तो हम यहाँ एक फंसावट महसूस कर सकते हैं। इसलिए इनफ्लेक्सिबिलिटी एक इसकी लिमिटेशन है। तो तीन चीज़ें हमने देखी, डिफ़िकल्टी ऑफ सेटिंग गोल निर्धारण, लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाई, समस्या, किसकी समस्या, तालमेल बिठाने में और समन्वय बिठाने में, और तीसरी लोचशीलता का अभाव। और भी हो सकती है इसकी लिमिटेशन, या इसकी लिमिटेशन और हो सकती है, पर अभी के लिए इतना ही। अब हम अगली तकनीक पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, MBE FW टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर ने ये तकनीक दी, अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। इस बार आपकी परीक्षा में इस तकनीक के आने के पूरे चांसेस हैं। MBE आपसे पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। MBE इज अ मेथड ऑफ प्लान ऑफ सुपरविजन कंट्रोल अंडर विच only significant deviation from normally expected result of condition are brought to the attention of top management for consideration and decision. The idea behind it is that management attention will be focused only on those areas that is needed of action. By MBE, management can focus their attention on really important टेक्निकल एंड एनर्जेटिक टेस्ट्स। क्या कहना चाह रहा है, उद्देश्य अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक यह कहना चाह रही है कि जहाँ सिग्निफिकेंट डेविएशन हो, जहाँ बहुत ज़्यादा डेविएशन हो, उच्च स्तरीय प्रबंध का ध्यान, टॉप मैनेजमेंट का ध्यान केवल उन समस्याओं पर दिया जाए, और बाकी जो रूटीन नेचर की समस्या हैं, जो रूटीन नेचर के जॉब हैं, उस पे फोकस कौन करें, सबऑर्डिनेट खुद या उसका जो विभाग है वो खुद। टेक्निकल और एनर्जेटिक या इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, उस पे ध्यान किसका जाए, उच्च स्तरीय प्रबंध का जाए, और रूटीन नेचर के जॉब जो हैं वो कौन सॉल्व कर ले, अधीनस्थ अपने स्तर पर। अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड हिज ऑथर्स, MBE principle hold that controlling manager should be informal about operation progress only where there is significant deviation
फ्रॉम प्लान और स्टैंडर्ड। क्या कह रहा है, जो नियंत्रण करने वाला प्रबंधक है, मतलब वापस उच्च स्तरीय प्रबंधक है, वो ही नियंत्रण करता है। जो नियंत्रण करने वाला प्रबंधक है उसका ध्यान कब आकर्षित करना चाहिए, केवल जब सिग्निफिकेंट या बहुत ज़्यादा डेविएशन हो, विचलन हो स्टैंडर्ड से, वरना रूटीन नेचर के डेविएशन पे अधीनस्थ अपने स्तर पर उसको हल करने का प्रयास करें। अगर रूटीन नेचर के डेविएशन है तो अधीनस्थ अपने स्तर पे उसको हल करने का प्रयास करें। ये एमबीई टेक्निक कहना चाह रही है। एक बार फिर अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक क्या कहती है, केवल और केवल मुख्य डेविएशन या बहुत जरूरी विचलन हो तो ही उच्च स्तरीय प्रबंधक का ध्यान उस समस्या पे ध्यान फोकस करना चाहिए, वरना रूटीन नेचर के जॉब अधीनस्थ अपने स्तर पर खुद सॉल्व कर लें। कई बार जब मैंने कक्षा में पढ़ाया तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि सपोज़ करो एक विद्यार्थी स्कूल रेगुलर आता है और अचानक एक दिन वो छुट्टी पे आ जाता है। तो वो छुट्टी पे आया तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, उसके घर में कोई काम आ गया होगा, वो बीमार हो गया होगा, तो उसका ध्यान प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर तक भेजने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम वहाँ तक भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कभी कभी छुट्टी लेता है। लेकिन यह विद्यार्थी अगर 15 से 20 दिन तक लगातार नहीं आता है तो प्रिंसिपल सर को सूचना देनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डेविएशन है, अब इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस माध्यम से हम एमबीई को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि कोई विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे परिणाम लेके आता है, हमेशा 90-95% परिणाम लेके आता है, तो कभी उसके 92 आ गए, कभी 90 आ गए, तो ये माइनर डेविएशन, इस पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डेविएशन 95 से डायरेक्ट 75 पे आ गया तो इसका ध्यान प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर और उसके माता पिता को भी ये बात कहने की ज़रूरत है कि ये बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इस पर कंट्रोल करना है। यही अपवाद द्वारा प्रबंध है, बाकी रूटीन नेचर के जॉब उन तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। अब इम्पॉर्टेंस में बात करें, इट सेव्स टाइम, एफर्ट, एनर्जी ऑफ मैनेजर का समय, एफर्ट में बचत करता है। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इशू डिमांडिंग अर्जेंट अटेंशन ऑफ मैनेजर कांट बी ओवरलुक। तो मुख्य इश्यूज जो हैं जिस पे ध्यान केंद्र करना आवश्यक है, वो कभी भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम वही इशू लेके जा रहे हैं। टाइम, अटेंशन एंड करेक्ट मेजर्स फॉर एक्सेप्शनल इशू कैन बी एश्योर्ड एज पर डिजायर्ड स्टैंडर्ड। तो एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट इशू पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा समय दिया जा सकता है। इट एक्सटेंड द एरिया ऑफ मैनेजेरियल परफॉर्मेंस। मैनेजेरियल की परफॉर्मेंस का क्षेत्र बड़ा कर देता है। छोटे मैनेजर का भी एक क्षेत्र बड़ा हो जाता है, और बड़े प्रबंधक के पास नियोजन, व्यू रचना, प्रबंध, उनके लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। इट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजन। 6, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल डेट, हिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ ट्रेंड इज पॉसिबल। 7th, superior can be warned timely about significant area of deviation which required immediate action. 8, it can limit or reduce the deviation in performance. It help in separating important information from unimportant information. ये पॉइंट थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ये क्या करता है? It helps in separating important information from unimportant information. MBA के माध्यम से हम बड़ी आसानी से ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कम या बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक विद्यार्थी एक दिन छुट्टी लेता है, ये थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और एक विद्यार्थी बार बार महीने में 8-10 बार छुट्टी ले लेता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये इसमें सेपरेशन MBA के माध्यम से किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल मैकेनिज्म इसके माध्यम से अच्छा है। तो ये 10 बिंदु हैं जिसमें से कुछ बिंदु अपन ने यहाँ समझे हैं। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बेनिफिट ऑफ MBO फ्रॉम देर आर फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ MBO। तो क्या क्या लिमिटेशन है हम एक बार देखते हैं। दिस अप्रोच प्रमोट पर्सनलाइज्ड डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल।
व्यक्ति के पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है, वो खुद जज करेगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो ये पर्सनलाइज डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन एंड ब्रॉड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। ये क्या मांग करती है कि एक बिल्कुल स्पेसिफिक और ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हम डिटरमाइन करें, लेकिन यह स्टैंडर्ड या प्रमाप निर्धारित करना अपने आप में क्या है, बड़ा कठिन काम है। इट रिक्वायर डिटेल रिपोर्टिंग सिस्टम विच इज़ नॉट ईजी। यह क्या मांग कर रहा है, डिटेल रिपोर्टिंग सिस्टम की मांग कर रहा है, जो कि एक आसान कार्य नहीं है। इट रिक्वायर टू मच पेपर वर्क विच मेक इट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसके अंदर समय लगता है, पेपर वर्क ज़्यादा लगता है, और यह इसलिए इसको क्या बना देता है, यह टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस बना देता है। इट रिक्वायर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विच मैनी मैनेजर डू नॉट वांट। यह अधिकार प्रत्योजन चाहता है, जो कि बहुत सारे प्रबंधक पसंद नहीं करते हैं। समटाइम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, देयरफॉर द प्रिंसिपल कांट बी effectively applied. Or seventh, this practice assumes everything is going well in absence of deviation or exception. This gives false safety to organization. और last है, this system does not measure factor like human behavior accurately. मानवीय व्यवहार को ये बराबर नहीं देखते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट तकनीक, व्यू रचनात्मक प्रबंध, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Strategic management is all about identification and description of the strategy that manager can carry so as to achieve better performance and a competitive advantage for their organization. Strategy refer to future decision defining the organization direction and scope in long run. व्यू रचनात्मक प्रबंध एक सुव्यवस्थित नियोजन की तकनीक है, जिसके माध्यम से हम प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या कहा हमने, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हम भविष्य के लिए योजना तैयार करते हैं, भविष्य का प्लान तैयार करते हैं, और ये प्लान दीर्घ अवधि के लिए तैयार किया जाता है। According to Stanford Research Institution, strategy is working system in which organization can use its resources and effort, achieve its objective by keeping in view organization and provide consistency and guidance in response to the environment. वातावरण को ध्यान में रखते हुए संस्था स्ट्रेटजी, व्यू रचना बनाती है, ताकि संस्था के काम करने वाले लोगों को गाइडेंस मिल सके और अपने ऑब्जेक्टिव को वो संस्था अचीव कर सके। ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर। किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं हम, फ्यूचर के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर एंड देन इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर में यह महत्वपूर्ण बात है, पूरे प्रबंध के अंदर ये बात है कि अंतिम लक्ष्य प्रबंध का क्या है, पूर्व निर्धारित प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी व्यू रचना तैयार की जाती है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ताकि हम संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग देयर परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन वाइल मैनेजिंग द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है जो आप देख लें। इसके बाद फीचर्स ऑफ एसएम और इम्पोर्टेंस ऑफ एसएम, तो इसको हम ब्रीफली देखते हैं। फॉर्मर और मैनेजेरियल फंक्शन, ये औपचारिक प्रबंधकीय कार्य है। सेकेंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड। तीसरा, कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्लान। फिफ्थ, फॉलो सिस्टम अप्रोच। और फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्यमुखी है। इसी तरह इम्पोर्टेंस देखें,
ensure long-term survival in marketplace. Second, effective and smooth running of business. Third, important, improves employee motivation. Fourth, reduce resistance of change. Fifth, helpful in taking best decision. Sixth, clarity of objective and provide motivation. मेरे हिसाब से आप सब इस चीज़ से अवगत हैं। अगर इससे संबंध में कोई और डिफ़िकल्टी लगे तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क